चलो 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 चलो। चलो भैया, अथर्व आ गए हैं तो तब तक प्रोमो चला देता हूँ, बाकी तब तक आ जाएंगे, ठीक है। चलो भैया, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य एकेडमी। आप सभी का आचार्य एकेडमी तहे दिल से स्वागत है। फिर ये है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सारा का सारा फ्री है। और इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से भी रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो डाउनलोड करो, फायदे में रहोगे, ठीक है। हालांकि ये अभी डेवलपमेंट के कोई फेज में है, अभी तक इसमें सारे कंटेंट अपलोड नहीं हुए, और वो धीरे 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 सारी चीज़ें इसमें अपलोड करते जाएंगे। तो अभी आप टेंथ में पढ़ रहे हो तो आपको स्टेट बोर्ड या सीबीएसई जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो तब भी काम में आएगा। आगे जाके अगर आप साइंस लेते हो तब भी ये आपके काम में आएगा। और अगर कोई आपका चिल्लर पार्टी है घर में जो आईआईटी और मेडिकल का फाउंडेशन कर रहे हैं, या फिर अभी टेंथ पढ़ते पढ़ते अगर आप उसका प्रिपरेशन करो तब भी ये काम आएगा, तभी भी ये काम आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये है मेरा क्वालिफिकेशन और कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो भैया, हमने कल देखा था, अभी सीधा चालू कर देता हूँ पॉइंट से, टाइम पास काहे को करने का, ठीक है ना। आज हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं कैसे भी करके, ठीक है ना। आज हम चैप्टर को खत्म करेंगे और कल हम इसके ऊपर डाउट सेशन लेंगे अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, नेट का इशू है, इसको हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मैं सिर्फ अभी आपको यही बता सकता हूँ कि भैया, अगर ये आपको कटा हुआ अगर मिलता है तो मेरे को बता देना। इसका साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो अगर ये आपके पास सही तरीके से नहीं पहुंचा तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो चिंता ना करो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, अगर बीच में से कट गया तो बस मेरे को बताना जरूर कि भैया वीडियो आधा ही कट गया है, आधा बचा है, ठीक है ना। चलो बच्चा लोग, यहाँ पे तो सब ठीक दिख रहा है, नेट का कनेक्शन, ठीक है। चलो चालू कर देते हैं, अभी तो ये पीछे लेट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। चलो, तो हम शुरू कर दिए थे, हमने क्या शुरू कर दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू कर दिया था, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि भैया, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो इन्वर्टेड पेयर शेप जिसमें उम्र है, ओके। यहाँ पे ओवरीज है दोनों, और यहाँ पे फिब्रे है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये है वजाइना, ठीक है। ये है सर्वैक्स, ये है आपका यूटेरस, ये है आपका ओविडक्ट, और ये है आपका ओवरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हमने देखा था कि भैया मेनाज क्या होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, ठीक है। लगभग 12 मंथ, सॉरी 12th ईयर के बाद क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 12th की हो, कभी भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो कल हमने क्या देखा, कल हमने देखा था कि भैया 1 से 4 दिन तक जो है, ठीक है, 1 से 4 दिन तक जो है
वापस से इसका रिकॉर्डिंग इश्यूज आ रहे हैं। चलो ठीक है, काफ़ी लेट चल रहा है। सॉरी फॉर दिस बफरिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो माफ़ करना, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, पर मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर इस ये कट कट के अगर आपके पास आ चुका है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है कि 1 से 4 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है ना, जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ठीक है, फिर 4 से 14 दिन तक क्या होता है, जो सेकंड ओवरी रहती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, एग को प्रिपेयर करती है। सेकंड ओवरी क्या करती है, एग को प्रिपेयर करती है। ठीक है, और साथ ही साथ में 4 से 14 दिन में क्या होता है, हमारा जो यूटेरस के वॉल है, यानी जो एंडोमेट्रियम है, वो डेवलप होता है ना। यूटेरस का वॉल या फिर एंडोमेट्रियम वो क्या होता है, डेवलप होता है। 14वें दिन में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, यानी जो एग है उसको रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा, और फिर 14 से 18 डेज तक वेट किया जाता है। ठीक है, और अगर उस समय पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर उस समय पे आपके स्पर्म आपके आपके फ्यूज नहीं कर रहे, तो क्या हो जाता है, वो जो एग है यूटेरस के साथ ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, ओके, इट्स ओके। तो यूटेरस के साथ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी ध्यान दो। तो ये तो हो गया, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमने कल देखा। फिर हमने देखा था कि भैया जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। कब तक एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, 14 डेज तक। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके था। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे, 14 डेज को क्या होता है, एकदम हाई पीक पे रहता है, और इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और फिर हमने देखा था प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्मली 14 डेज तक कुछ नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही अगर स्पर्म आके फ्यूज हो गए, ठीक है ना, अगर समझो किसी कारण से स्पर्म आके फ्यूज हो गए, तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। और वो कब तक हाई रहेगा, जब तक कब तक हाई रहेगा, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता। ठीक है ना, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता, डिलीवरी नहीं होता, तब तक। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो भैया हमने कल देखा था कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड करके एक ग्लैंड रहती है। ठीक है ना, एक पिट्यूटरी ग्लैंड करके एक ग्लैंड रहती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। तो उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब उसके उसका जो मेन हार्मोन होता है वो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि भैया ये क्या करता है, जो एक ये जो ओवरी है, ठीक है ना, ये जो ओवरी है, तो उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, और जो मेल में जो टेस्टिस है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि भैया जो टेस्टिस रहते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, और जो ओवरीज रहती है वो क्या करते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थे, ठीक है ना, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है उसको डेवलप करने के लिए। तो ये तो पहला हार्मोन हो गया। ठीक है, और दूसरा हार्मोन इनका क्या था, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो आपको पता है कि 14 डेज में ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से उसका लेवल बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ओवरी क्या करती है, एग को ले करती है। ठीक है ना, ओवरी क्या करती है, एग को ले करती है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल बॉक्स में एक ओवरी का डायग्राम निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब एग ले होने के बाद, ग्राफियन फॉलिकल से एग ले होने के बाद उसका जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है समझो। ठीक है, तो धीरे 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 इसमें एग डेवलप हो रहा है। तो ये एग है। ठीक है, और 14 डेज को क्या हो गया, ये एग रिलीज हो गया। ठीक है, 14 डेज को क्या हो गया, एक 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 ये जो एग है वो रिलीज हो गए। अब ये जो एग का कवरिंग रहता है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपका। ठीक है ना, तो अगर ये जो एग का कवरिंग है, ठीक है ना, तो वो अगर ये होता है, मतलब एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है ना, एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब उसने 14 से 28 डेज तक रुक गया एग। ठीक है, 14 से 28 डेज तक एग रुक गया, लेकिन स्पर्म आके उसको फ्यूज नहीं कर रहे। ठीक है ना,
अब स्पर्म आके उसको फ्यूज नहीं कर रहे, तो ये जो कवरिंग होता है उसका जो कन्वर्जन होता है, उसका कन्वर्जन होता है कॉर्पस अल्बिकन्स में, ठीक है। उसका कन्वर्जन होता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। अब ये जो कॉर्पस अल्बिकन्स है, उसका काम होता है कि भैया आपका जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, आपका जो एस्ट्रोजन है उसको मेंटेन रखना, ठीक है ना। अब 1 से 4 दिन में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग फेज में या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज में ये एक जो है वो निकल जाएगा, और साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा जो यूटेरस बना हुआ है, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। अब अब ये जो हमारा कॉर्पस अल्बिकन्स है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि भैया एस्ट्रोजन को रिलीज करे। और एस्ट्रोजन का काम काम क्या होता है, वापस से इनको डेवलप करना, वापस से इनको डेवलप करना, ताकि जो नेक्स्ट ओवरी काम कर रही है, ठीक है ना, उसको क्या मिले, सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। उसको क्या करे, वो जो उसका जब एग आ जाए, तब हमारा जो यूटेरियन वॉल है वो क्या रह सके, एक रेडी पोजीशन में रह सके, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके। अब अगर समझो ये कब होगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो, ठीक है ना, नहीं होगा था। लेकिन अगर समझो स्पर्म आ गई, ठीक है, और एक फर्टिलाइज हो गया, तो ये जो कवरिंग है कॉर्पस अल्बिकन्स बनने के बनना चाहिए उसको, लेकिन अगर जब एक फर्टिलाइज हो जाता है, तब ये कॉर्पस अल्बिकन्स बनने की वजह, ये क्या इसमें किस, ये इसका कन्वर्जन किस में होता है, कॉर्पस लुटियम में। तो ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है कॉर्पस लुटियम, ये है कॉर्पस अल्बिकन्स, ठीक है, जो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब ये जो कॉर्पस लुटियम रहता है, इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो लाइन है, ठीक है, तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, तब भैया ये जो कवरिंग रहती है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल की, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है आपके कॉर्पस लुटियम में, और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट रहता है। और तब तक कॉर्पस लुटियम रहता है जब तक डिलीवरी ना हो जाए या फिर बच्चा ठीक से फॉर्म ना हो जाए, ठीक है ना, और उसको बॉडी से बाहर नहीं आए। जब तक कॉर्पस लुटियम है, तब तक आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का प्रेजेंस रहेगा, और जब तक आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन है, तब तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। यानी जब वुमन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है ना, तब उसको किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुएशन फील नहीं होता, या फिर उसकी जो ओवरीज है उसका एग प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, उसका एग प्रोडक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कब से रिलीज होता है। तो भैया पहला जो हार्मोन है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो कब रिलीज होगा, जब मैच्योरिटी का फेज आएगा, ठीक है ना। जब बच्चे एज ऑफ अडोलेसेंस से जा रहे हैं, कोई भी मेल या फीमेल एज ऑफ अडोलेसेंस से जा रहे हैं, तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, दोनों गोनैड्स को डेवलप करेगा, ठीक है ना। अगर मेल है तो टेस्टिस को डेवलप करेगा, अगर फीमेल है तो ओवरी को डेवलप करेगा, ठीक है ना। तो उसका काम क्या है कि भैया उसके गोनैड्स को डेवलप करना, और जो गैमेट्स है उसको सिंथेसिस के लिए इनिशिएट करना। और साथ ही साथ में एफएसएच का काम रहता है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि भैया फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट अरेंजमेंट होता है, और साथ ही साथ में उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में उनमें एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और मेल में क्या रहता है कि भैया बियर्ड्स आ जाती है, मुस्टैचेस आ जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में उनका वॉइस चेंज हो जाता है, पिंपल्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, इसको इनिशिएट करने का काम रहता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, ठीक है ना। अब दूसरा जो पिट्यूटरी से हार्मोन आता है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका तो आपको काम पता चल गया है कि भैया जब 14 डेज रहता है, जो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो 14वां डे रहता है, तब अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और उसका काम रहता है ओवुलेशन, यानी जो एग प्रोड्यूस किया है ओवरी ने उसको ओवुलेट करना, ठीक है ना। जो एग प्रोड्यूस किया है ओवरी ने उसको क्या करना, ओवुलेट करना, ठीक है। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो कॉर्पस अल्बिकन्स क्रिएट होगा इस कवर से, और कॉर्पस अल्बिकन्स क्या करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, फिर एस्ट्रोजन क्या करेगा, वापस से एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा 4 से 14 दिन में, ठीक है। और दूसरा, अगर समझो ये एक फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, ठीक है, एक तो एक फर्टिलाइज होगा, नहीं तो एक फर्टिलाइज नहीं होगा।
तो अगर नहीं होगा तो कॉर्पस अल्बिकस के कारण क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन आएगा और एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को वापस से डेवलप करेगा। और अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम बनेगा इस कवर से, और कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, इस प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को हाई रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को क्या रखेगा, हाई लेवल का, और उसके कारण क्या रहेगी, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, उसके कारण चाइल्ड क्या रहेगा, पियर रहेगा। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आते हैं आपको? ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी की बात है नहीं, ठीक है ना। तो अब कब कब चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो भैया 1 से 4 दिन तक तो मेंस्ट्रुएशन रहता है, ठीक है, ब्लीडिंग रहता है। तो इसमें कोई इनपुट्स है नहीं कि भैया आप के स्पर्म आ जाए, ठीक है, और यूटेरस में जाके ये को फ्यूज हो, तो ये तो 4 दिन निकल गए। अब 4 से 14 दिन का एक समय बचता है, ठीक है। तो 4 से 14 दिन में अगर समझो स्पर्म एंटर करते हैं वजाइना से, ठीक है ना, अब ये स्पर्म के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेगा फ्यूज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एग ही नहीं है, ठीक है ना। 1 से 4 दिन में क्या हो गया, एक इलिमिनेट हो गया। अब मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे एग प्रोड्यूस होने के लिए। सो 4 से 14 दिन तक को सेफ पीरियड माना गया है, बायोलॉजिकल थिंग, ठीक है ना। तो उस समय पे अगर स्पर्म का एंट्री होता है तो एग को फ्यूजन नहीं करेगा। लेकिन अगर समझो 14th डे में कॉपुलेशन होता है, ठीक है, अगर कोई मेल 14th डे को कॉपुलेशन करता है या स्पर्म को रिलीज करता है फीमेल के ऊंग में, तब क्या होता है, दिस इज अ हाई रिस्क डे, मतलब उस समय पे ज्यादा रिस्क होता है कि भैया स्पर्म जाके एग को फ्यूज करे, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसको हाई रिस्क डे कहा जाता है, ठीक है। तो इस समय पे तो किसी भी प्रकार से फाइटस करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बाद में 14 से 28 दिन तक जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो कम होती जाएगी, किसकी, भैया, प्रेगनेंसी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलो, तो सब आपको पता चला, 1 to 4 डेज तो कुछ होगा नहीं, 4 to 14 डेज सेफ पीरियड रहता है, 14 डेज हाई रिस्क डे रहता है, और 14 से आगे जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, किसकी, प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो ये हो गया हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब हमारी प्यारी सी बुक पे वापिस आ जाते हैं और आगे की चीज़ें को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। ये हमारे हमने तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देखा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ये सारे हमने देखा। ये एक से लेके लगभग 28 डेज का साइकिल हमने देखा, ठीक है। ये हमारा ओवुलेटरी पीरियड है 14 डेज, ठीक है, ठीक है। पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम 4 से 14, 4 से लेके 14 तक क्या हो जाता है कि भैया आपका एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, ठीक है। और क्या रहता है, ये पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ, इसमें प्रेगनेंसी को मेंटेन करते समय का सिक्रीशन रहता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अब कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों कि कुछ कुछ कपल्स में एबिलिटी नहीं होती है कि भैया वो प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है ना, कि प्रेगनेंसी उनकी हो नहीं पाती, ठीक है ना। अब उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी किसी किसी मेल में ना स्पर्म काउंट कम रहता है, ठीक है। मतलब वैसे तो मिलियंस ऑफ स्पर्म एट द, मुझे जब वन एजैकुलेशन होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म क्या हो पाता है, एग को फ्यूज कर पाता है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ मेल में क्या होता है, ड्यू टू सम एनी रीजन उनके स्पर्म का काउंट कम रहता है, तो इसके कारण उनका जो स्पर्म रहता है या फिर उनके स्पर्म्स वीक रहते हैं, ठीक है ना, वो वहां पे जाके फ्यूज नहीं कर पाते एग को, ठीक है ना। तो उसके कारण भी भैया आपका जो ये है प्रेगनेंसी है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, जो मदर का वूम्ब रहता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना। और बार बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, या फिर एबॉर्शन करना पड़ता है ड्यू टू हेल्थ और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मदर, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि इसके ऊपर ऑप्शंस क्या है, किस प्रकार से ऑप्शंस है, ठीक है। अब इन्होंने पहला जो ऑप्शन दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, अब ये पॉपुलर मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। अगर समझो किसी कारणवश, ठीक है,
अगर स्पर्म काउंट कम है किसी बंदे का, ठीक है, और उसको फर्टिलाइज करना है, तो क्या किया जाता है कि मदर के बॉडी से एग को आइसोलेट किया जाता है, और मेल के बॉडी से क्या किया जाता है, स्पर्म को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है ना। और उन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्या किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट ट्यूब में साइज कम, मतलब जगह बहुत कम रहती है, ठीक है, इसलिए जो स्पर्म रहते हैं वो आसानी से फर्टिलाइज कर पाते हैं एग को, ठीक है ना, आसानी से फर्टिलाइज कर पाते हैं एग को। और उस समय पे क्या हो जाता है, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अगर कट गया है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा तुरंत, ठीक है ना। चलो, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उस समय पे वहां पे क्या किया जाता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट ट्यूब में क्या करता है, किया जाता है, एक को डाला जाता है, और साथ ही साथ में स्पर्म को डाला जाता है। और जब कुछ समय बाद वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस जो फर्टिलाइज जाइगोट रहता है उसको उठा के मदर के वोम में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत पॉपुलर मेथड है जिनमें डिफिशियंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी में हो। अब सरोगसी क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं। तो भैया समझो ये है एक फीमेल, ठीक है, और ये है एक मेल। अब भैया फीमेल में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब फीमेल का जो वुम्ब है वो क्या कर पा रहा है, वो ठीक से उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है प्रेगनेंसी को, है ना, बार 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 मिसकैरेज हो रहा है, उसके एंडोमेट्रियम सही से डेवलप नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। अब उस समय पे सारोगसी का टेक्निक अपनाते। अब सारोगसी मतलब क्या, इसमें थर्ड वुमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब लिया जाता है इस मदर का एग, ठीक है, लिया जाता है इस फादर का स्पर्म, उन दोनों को फ्यूज करके जो झाइगोट क्रिएट है, टेस्ट ट्यूब बीबीसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको इम्प्लांट किया जाता है इस मदर के बॉडी में, ठीक है ना, उसको इम्प्लांट किया जाता है इस मदर के बॉडी में। अब ये मदर का ना एग है इसमें, ना इस मदर के कोई रिलेटिव्स का इसमें स्पर्म है, ठीक है ना। वैसे एग है इसका, जो इनएबिलिटी है जिस फीमेल में, और उसके हस्बैंड का है समझो स्पर्म, ठीक है। अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये थर्ड ही पर्सनैलिटी है, पर थर्ड वुमन है, उसको दिया जाता है। अब ये जो वुमन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और 9 मंथ्स 9 डेज इसकी केयर की जाती है, और यही बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सरोगसी, ठीक है ना, इसको कहते हैं सरोगसी। और ये स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक को समझ लो आप। तो भैया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ कुछ मेल में एबिलिटी नहीं रहते, कभी कभी उनका स्पर्म काउंट कम होता है, तो जब स्पर्म काउंट कम रहता है तब आईवीएफ टेक्निक अपनाते। लेकिन कभी कभी मेल का जो स्पर्म रहता है वो काफी वीक रहता है ना, वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता, वो फ्यूज ही नहीं कर पाता एक से। तब उस समय पे जो फीमेल रहती है वो क्या करती है, किसी और बंदे का स्पर्म को अडॉप्ट करती है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। और उसके लिए क्या होता है, अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है उसके हिसाब से, जैसे ब्लड बैंक रहती है, ठीक है ना, तो उस प्रकार से सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसको हम कहते हैं स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक। तो उसमें क्या किया जाता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म रहते हैं उनको किया जाता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रिजर्व किया जाता है, और जिस लेडी को या फिर जिस कपल को इसका रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, उसको वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हम ट्विंस के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ट्विंस मतलब क्या, आप सभी को पता होगा, जुड़वा कह सकते हैं हम उनको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक रहता है डायजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब सिंपल फर्टिलाइजेशन का टेक्निक क्या है, और इन दोनों को थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, कहाँ गया। अब देखो, सिंपल फर्टिलाइजेशन का टेक्निक क्या है कि भैया आपका ये यूटेरस है, ठीक है, चलो ठीक है, ये फीमेल का यूटेरस है, ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि समझो ये एग है, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो गया। अब इनिशियल फेज में यहाँ पे जाइगोट क्रिएट हो गया, ठीक है, और किसी कारणवश अगर समझो ये जो जाइगोट है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, उसके दो पार्ट पड़ जाते हैं या 3 पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये इस एंडोमेट्रियम के साथ नरिशमेंट लेगा, और ये दूसरा वाला पार्ट क्या करेगा, इस दूसरे वाले के साथ नरिशमेंट ले लेगा, ठीक है, और ये दोनों इंडिविजुअली डेवलप होंगे। तो एक ही जाइगोट बना था और एक ही जाइगोट से क्या हो गया,
वो जाइगोट आगे जाके स्प्लिट होने के कारण, ठीक है, उससे क्या हो गया, हमारा एक नए दो क्या मिल गए हमको, ऑर्गेनिज्म मिल गए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है ना। अब ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहते हैं वो काफी मात्रा में सिमिलर रहते हैं, ठीक है ना, काफी सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका सेक्स भी सेम रहता है, मतलब अगर दो बच्चे हो गए तो दोनों मेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो हो लड़कियां हो गई तो दोनों लड़कियां हो जाएगी, ठीक है, अगर लड़कियां हुई तो दोनों लड़कियां हो जाएगी। इज इट ओके? तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेक्स जो रहता है वो सेम ही रहता है, मोस्टली सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो कभी कभी क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन के दरमियान, समझो ये है ओम, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दरमियान एक रिलीज नहीं होता है, ठीक है। जो ब्लीडिंग फेज है उसमें एक रिलीज ही नहीं होता है, वो यहीं पे ही कहीं पे अटक गया होता है। और दूसरी ओवरी क्या कर देती है, दूसरा एग प्रोड्यूस कर देती है, तो एक स्पर्म जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, दूसरा स्पर्म जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब इस फैक्टर में इसको डायजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, और ये सिमिलर नहीं रहते, आइडेंटिकल नहीं रहते, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्म दोनों का अलग है, एग दोनों का अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी इनका सेक्स भी सिमिलर नहीं रहता, ठीक है। तो ये बच्चों डायजाइगोटिक ट्विंस रहते हैं, ठीक है ना। मतलब दो स्पर्म अगर अलग अलग फ्यूज हो गए तो उसको डायजाइगोटिक करेंगे। एक ही अगर क्या हुआ है हमारा, जाइगोट क्रिएट हुआ है, एक ही स्पर्म एक ही एक के साथ फ्यूज हुआ है, और उसके कारण हमको क्या मिला है, उसके कुछ समय बाद वो जब स्प्लिट होता है तो आइडेंटिकल मतलब अलग अलग इंडिविजुअली वो डेवलप हो जाते हैं, तब वो हम उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, ठीक है ना। तो भैया ये ट्विंस की बात होगी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या है? हम्म, चलो, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में होता क्या है कि भैया रिप्रोडक्शन करने से बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल में लाना है, ठीक है ना। और क्या करना है, साथ ही साथ में जितने भी ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनको भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो इनिशियल डेज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जब आप 12th में जाओगे तो उसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, इसमें दो पार्ट्स आते हैं कि सम और अदर प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि कंडोम रहता है, या फिर कुछ आई पिल्स रहते हैं, ठीक, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं, कॉपर टी रहता है। तो जिस इसके कारण क्या हो जाता है कि भैया जो प्रेगनेंसी का जो चांसेस है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो एक बात होगी कि कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। और दूसरी बात ये है कि भैया जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको किस तरह से रोका जाए, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, अगर आप इस पोर्शन को पढ़ भी लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको ठीक से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे को डाउट सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। डाउट सेशन में आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया ये जो पोर्शन है ये आप पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजर का एक चार्ट दिया है कि भैया कैसे इंडिया ने इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है, ठीक है ना। कि किस तरह से 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी और कितनी पॉपुलेशन है, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। भैया कौन सा कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मेरे को बता देना साथ में, ठीक है। और आप अभी मैं आपको अगर ये कहीं वीडियो कट गया है तो इसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस सेक्टर में काफ़ी प्रगति कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, और जो भी साधन अवेलेबल है जिससे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो इसके बारे में सारा डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन हमें 12th के बुक में है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके।
next session. So thank you very much. I am Gaurav Tope and now I am signing off.